नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। राजधानी देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। बता दें कि यह सम्मेलन सीएम धामी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इसके अलावा सम्मेलन में उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। मैं महत्वपूर्ण किसी को मानता हूं तो उस समय को मानता हूं। आप सब लोग अपना समय देकर भारत के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, 3 दिन पूर्व उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे 36 राज्य के भाई बहन बच्चे काल कलवित हो गए और 27 घायल हो गए। मैं इस अवसर पर पुनः इस हृदय विदारक घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी शीघ्र स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की माटी से जुड़े हुए आप सभी महानुभाव इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सच में अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे कि हमको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। वास्तव में आप सब लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और इतनी सारी विशेषताएं हैं। आप सबको देखकर निश्चित रूप से एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों ने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां अभी हम लोग नाम ले रहे थे, हमारे एनएसए साहब का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वहीं सेना के पहले हमारे जो है सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी हों या अभी के हमारे अनिल चौहान जी हों, सभी उत्तराखंड से हैं। वहीं जहां सुधांशु जी राजस्थान में मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके साथ साथ चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर, इन राज्यों में भी हमारे ही राज्य से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं वो वहां पर शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रवासी उत्तराखंड दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि संपूर्ण विश्व में रह रहे प्रवासी भाई बहनों को प्रवासी उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सभी ने उत्तराखंड की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का काम किया है। यह दिवस हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। सभी प्रवासी भाई बहनों का प्रदेश में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो वहीं लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखाते हैं। आप सभी को लोक आस्था, सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की
हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं छठी माता और भगवान भास्कर से आप सभी के सुख समृद्धि, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा की प्रदेशवासियों को बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और सुख समृद्धि की कामना भी करते नजर आए मुख्यमंत्री। और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, प्रदेश में आज से हेली सेवा की शुरुआत होगी। देहरादून उत्तरकाशी के लिए हेली सेवा शुरू होगी। देहरादून से चमोली के लिए होगी हेली सेवा। दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली रूप से इनका शुभारंभ करेंगे। तो 3 जगहों के लिए हेली सेवा की शुरुआत आज से हो रही है और मुख्यमंत्री धामी वर्चुअल माध्यम से इनका शुभारंभ करते नजर आएंगे। दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा शुरू होगी और इसके अलावा बात करें और कौन कौन से स्थानों के लिए ये हेली सेवा की शुरुआत हो रही है, तो उसमें देहरादून से उत्तरकाशी के बीच हेली सेवा की शुरुआत होगी। देहरादून से चमोली के लिए होगी हेली सेवा की शुरुआत। सुभाष बड़ौली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सुभाष, प्रदेश में आज से 3 जगहों के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो रही है। किस तरह का यह पूरा कार्यक्रम है और किन किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा? जी रितेश, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जनपद है और जो अति संवेदनशील है, वहां से आज जो सीएम वर्चुअल माध्यम से हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे और देहरादून से उत्तरकाशी, देहरादून से चमोली और पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हेली सेवा शुरू होगी। तो जो ये सीमांत जनपद है, यहाँ पे चाहे मातृशक्ति हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, क्योंकि यहाँ पे अगर देहरादून सड़क मार्ग से जाना होता है, क्योंकि यहाँ के जो अस्पताल है वहाँ पे गर्भवती महिला हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, उनको सड़क मार्ग से 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। और अगर हेली सेवा आज से ये शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं जो ये सीमांत जनपद है, यहाँ के निवासियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और लोग इस हेली सेवा से भारी खुश नजर आ रहे हैं। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का उत्तरकाशी दौरा था, तो जो ये हेलीपैड कंसेन गौशाला में बनाया गया है, वहीं पे मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया था, तो लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुभाष, एक और सवाल आपसे, ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है हेली सेवा की 3 जगहों के लिए फिलहाल, इसको लेकर क्या कुछ टिकट निर्धारित किया गया है? लोग किस तरह से इन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे और सरकार का क्या अनुमान है इस सेवा के शुरू होने से कितना फायदा होगा? कितनी लोगों की जरूरतें पूरी हो पाएंगी इमरजेंसी की सिचुएशन में? जी देखिए, अगर हेली सेवा की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे जो नया हेलीपैड तैयार किया गया है, दरअसल यहाँ की जो मेन समस्या है वो गर्भवती महिलाएं बहनें हैं, जिनको की कई रास्ते में दम तोड़ देती थी। अब हेली सेवा शुरू हो गई है तो यहाँ पे इमरजेंसी के देखते हुए ये 10 से 15 मिनट के अंदर हायर सेंटर में पहुंच जाएगी और इनकी जिंदगी बच जाएगी। इसलिए यहाँ के जितने भी सीमांत जनपद के लोग हैं, उनमें खुशी का माहौल है और सरकार का ये कहना है कि हम ये कनेक्टिविटी अन्य जगहों में भी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, पहले प्राथमिकता यह है कि उन जगहों में इस हेली सेवा का शुभारंभ किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुभाष, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो 3 जगहों के लिए हेली सेवा की शुरुआत हुई है। खास तौर पर आपातकाल के हालातों में ये सबसे ज्यादा कामयाब साबित होगी। तो वहीं आपको बता दें कि नेशनल गेम्स की जो तारीखें हैं वो फाइनल हो चुकी हैं और उन्हें मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय गेम्स होंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक गेम का आयोजन होगा। IOA चेयरपर्सन PT उषा ने लिखा लेटर मुख्यमंत्री धामी को और उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड पहली बार मेजबानी कर रहा है राष्ट्रीय खेलों की। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार जनवरी और फरवरी के माह में होगा। 28 जनवरी से शुरू होकर
14 फरवरी तक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। यशराज आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। यशराज, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड में हो रहा है और पहली बार उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है। किस तरह से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर और आईओ की अंतिम मुहर लग चुकी है और वही उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने अपनी अंतिम मुहर लगा चुकी है। और दूसरी बात यदि कहें तो संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र के माध्यम से सूचना प्रदान कर दी है और आयोजन को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न कमेटियों का भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से गठन भी कर दिया गया है। दूसरी बात यदि करें तो बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों की तारीख को घोषित किया जाने का अनुरोध भी किया था और वहीं अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 जनवरी तक 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड में नेशनल को जो आयोजन किया जाएगा और पीटी उषा भी उत्तराखंड ये आएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या का लगातार कहना है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया स्लोगन के साथ लगातार उत्तराखंड में काम किया जा रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की बेहतर भविष्य बनाने के साथ साथ, क्योंकि उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड की परिस्थिति कभी भूमि ऐसी है कि यहाँ पर वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ पर वीर लोग आते हैं, वीर लोगों का बच्चों का जन्म होता है और वो सेना में जाकर के देश को गौरवान्वित करने का काम करते हैं। ये जो पूरे गेम जी यशराज खेलों का आयोजन किया जा रहा है अपने आप में एक गौरव का क्षण है पूरे उत्तराखंड के लिए। कौन कौन सी जगह निर्धारित की गई हैं जहां पर ये खेल होते नजर आएंगे और जिस तरह से बताया जा रहा है 5 समितियां बनाई गई हैं खेलों के आयोजन के लिए, इनका कामकाज, इनकी जिम्मेदारी किस तरह की होगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि खेलों का आयोजन जो होगा यहाँ पर ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जिलों में भी किया जाएगा। अभी उसकी पूरी दिशा पूरी रूपरेखा भी तैयार नहीं की गई है लेकिन जरूर की जाएगी। दूसरी बात, यहाँ जो कमेटियां गठित हुई है वो कमेटियां विभिन्न खेलों को लेकर के की गई है ताकि ओलंपिक में जो बच्चे प्रतिस्पर्धा करें वो यहाँ पर अच्छा से अपना चीज दे सके। वही दूसरी बात यदि यहाँ पर करें तो इन खेलों से यहाँ के राज्य का भी विकास होगा और धामी का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कहना है उसके अनुसार यह काम होगा। उत्तराखंड चूंकि धीरे धीरे ये पढ़ाई के क्षेत्र में तो अव्वल है ही, साथ ये खेल के भी क्षेत्र में अव्वल होता नजर आएगा उत्तराखंड, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड को मेजबानी करने का यहाँ पर ओलंपिक होने का मौका मिलेगा और यहाँ के बच्चों को ओलंपिक में जाने का मौका मिलेगा। इससे अभी से ही बच्चे वहाँ की तैयारियों में जुट चुके हैं, बहुत पहले से ही लगातार तैयारियां कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी सुविधा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल यशराज, और तमाम कहा जा सकता है कि युवाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह कहीं ना कहीं रहेगा इन पूरे खेलों को लेकर। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुख करते हैं अगली जानकारी का। जनाक्रोश रैली में लाठी चार्ज के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। लाठी चार्ज पथराव में गए लोग हुए थे घायल और डीएम-एसपी को फिर से जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है लैंड जिहाद से कई जमीनों को मुक्त कराया गया है। लव जिहाद, थूक जिहाद पर कड़ा एक्शन सरकार कर रही है, यह भी मुख्यमंत्री ने दोहराया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जन आक्रोश रैली में लाठीचार्ज का मामला जो था उसमें कई लोग घायल हुए थे और डीएम-एसपी को फिर से जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 तारीख की घटना हुई, उसके लिए जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को निर्देश दिया है कि अभिलेखों को फिर से उसकी जांच की जाए। किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, उस पर जांच करके जल्दी ही रिपोर्ट आएगी और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा समापन की ओर है। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस शुरुआत से ही बीजेपी पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाती रही है। विपक्ष की ओर से 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की कम संख्या को लेकर बीजेपी पर हमला भी किया गया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर तंज कसा है।
ये ऐसा है, ये सभी आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी ने झूठे लगाए हैं और पूरे निराधार हैं। जहां पे इन्होंने जो अभी यात्रा की बात करी, देखिए बीच में हम सभी जानते हैं कि जो आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र थे वहां पे थोड़ा आवागमन रुका था और इस वजह से थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं की संख्या में उस वक्त कमी आई थी, लेकिन उसके बाद जो है श्रद्धालु हमारे सभी धामों में आए और उन्होंने दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। तो कांग्रेस पार्टी तो हमारी वजह से इवन कांग्रेस पार्टी को मौका मिला कि वो भी वहां पे अपने पदार्पण कर पाई और यात्रा कर पाई, नहीं तो वो तो यहाँ एसी के कमरों से उठ के जाते ही नहीं कहीं पे। खटीमा विकासखंड सभागार में विकासखंड स्तरीय सांस्कृतिक युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से 29 साल तक के युवाओं ने प्रतिभाग किया और शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से हुआ। बहुत प्यारा बच्चा नमन एक काम कर बहू को लेकर जा और जान। इसके स्थापना दिवस का दिन है, पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज ब्लॉक स्तरीय यहाँ पे प्रतियोगिता कराई गई। इसमें संगीत का कार्यक्रम किया गया, नृत्य का कार्यक्रम किया गया और साथ साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पे निर्णायक के रूप में एक टीम भी बुलाई गई है। उस टीम के माध्यम से जो बच्चे अव्वल आए होंगे उनको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर प्रदेश लेवल पे भेजा जाएगा। तो लगता है ऐसी प्रतिभाएं अगर हमारे ब्लॉक स्तरीय में होती हैं तो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमारे इस खटीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का बच्चे काम भी करते हैं और ऐसे कॉम्पिटिशन हमेशा होते रहने चाहिए। 5 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव के समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता की। कुछ दिनों पहले डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र के लेखक गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में देश और विदेश के साहित्य, संस्कृति, कला और विज्ञान क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने भाग लिया था। वहीं इन सब को लेकर पूर्व सीएम ने आज से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। देखिए। रमेश पोखरियाल निशंक, आइए जानते हैं आज पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आखिर क्या बात है। सर, पुस्तक जो आपने लिखी है, इस पुस्तक में क्या कुछ खास है, थोड़ा इसके विषय में बताएं। नहीं, आज तो मेरी पुस्तक के बारे में नहीं, दुनिया के लेखक यहाँ पर आ रहे हैं। एक देवभूमिका में ऐसे लेखक गांव जो देश का पहले लेखक गांव बन रहा है, जिसमें कवि आएंगे, कहानीकार रहेंगे, उपन्यासकार होंगे, चिंतक होंगे, विचारक होंगे, विभिन्न प्रकार की विधाओं में लिखने वाले सृजनात्मक लोग आएंगे और वो यहाँ पर लिखेंगे और देश और दुनिया में अपने विचारों को भेजेंगे। तो ऐसे ये लेखक गांव में लेखक कुटीर बन रही हैं, अतिथि लेखक गृह बना है, जो लोग आएंगे, ऑडिटोरियम बन रहा है, एक पुस्तकालय जिसमें 1 लाख से भी अधिक पुस्तकें होंगी, वो लेखक गांव का शोध और अनुसंधान का केंद्र भी होगा। तो ये जो लेखक गांव है, ये थानों एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में थानों गांव में देश का पहला लेखक गांव बना है, जिसका अभी उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। मुख्यमंत्री जी, यहाँ के राज्यपाल जी और केंद्रीय मंत्री सहित बहुत सारे लोग उस पर उपस्थित रहे। सर, आपको किस प्रकार से लग रहा है कि प्राचीन काल के लेखक और अब के लेखकों में क्या मुख्य अंतर रह गई और कितना उनको वेटेज मिल रहा है? जैसे यदि आपके दादा परदादा और हम तक, तो जितना अंतर आता है ना, वो उन लेखकों में इसमें लेखकों में आ गए। वर्तमान लेखकों की चुनौती यह है जो उस समय उन्होंने लिखा, जैसे वेद व्यास जी ने लिखा, उसको नवाचार के साथ अब आगे बढ़ाने की चुनौती है कि उस विचार को भी जिंदा रखना है और नवाचार के साथ उसको भी आगे ले जाना है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो नए लेखक आ रहे हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये पुस्तक जो है कि हिंदी, इंग्लिश या किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, किस किस भाषाओं में रहेगी? सभी भाषाएं, भारतीय भाषाओं में लिखा जाएगा, लेकिन इसको हम हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने हिंदी, इसका भी प्रस्ताव इस लगभग जो 65 देशों के लोग जुड़े हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को किया है कि जो हिंदी है वो संयुक्त राष्ट्र की भाषा बननी चाहिए। सर, स्थापना दिवस है उत्तराखंड का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या क्या कुछ कमियां रह गई? नहीं, स्थापना दिवस है, हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए संकल्प का भी दिवस है, विचार का भी दिवस है और आगे किस तरीके से बढ़ना है उस पर विचार का है। 24 वर्षों में बहुत कुछ पाया है, राज्य ने बहुत कुछ अभी पाना है, तो उस जो पाने की जो रास्ता है उसको और मजबूत करना है। तो हमारे साथ थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लेखक गांव बसाया गया उसका उद्देश्य लेखकों को बढ़ावा देना है और लेखकों का सम्मान करना है। कैमरा पर्सन भट्ट के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दिल्ली से बता दें, जहां केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने जुर्माना बढ़ाया है। 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना, 2 से 5 एकड़ की किसानों पर 10,000 का जुर्माना लगेगा पराली जलाने पर, और 5 एकड़ से अधिक के किसानों पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो पराली जलाने को लेकर सख्ती जो है वो केंद्र सरकार ने की है और इसी के तहत जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। और अलग अलग श्रेणी में जो जुर्माना बढ़ाया गया उसके तहत 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 का चालान होगा, 5 एकड़ से अधिक के किसानों पर 30,000 का चालान किया जाएगा, और 2 एकड़ तक के किसानों पर 5,000 का चालान होगा, जुर्माना होगा। ये बढ़ाए हुए जुर्माने के बाद की रकम होगी जो पे करनी होगी, देनी पड़ेगी। जो भी पराली जलाते पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर सख्त रुख बढ़ते हुए है और लगातार नसीहत भी दी जाती रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।